नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ईरान और अमेरिका की लड़ाई को अब 2 महीने से ज्यादा हो चले हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई अब तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस सभ्यता को पूरी तरह खत्म होने का दावा कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, उस सभ्यता और उस देश ने यानी ईरान ने अब तक मोर्चे पर अपनी पूरी ताकत दिखा रखी है। एक बड़ा मसला था हॉर्मुज जल डमरू मध्य का। जंग शुरू होने से पहले वो खुला हुआ था, उस रास्ते से पूरी दुनिया में आवागमन चल रहा था, लेकिन लड़ाई के बाद ईरान ने उस पर बैरियर डाल दिया है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एक अलग से ऑपरेशन चला रहे हैं। उसमें भी अब तक कामयाबी नहीं मिली है। इस लड़ाई के चलते पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराता जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाड़ी के तमाम देश भी अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा मार हो रही संयुक्त अरब अमीरात पर। आज की तारीख में इस जंग का क्या हासिल है और ये लड़ाई आगे और कितने दिन चल सकती है, और अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू होने से पहले जो इसका लक्ष्य रखा था, जो उनका टारगेट था, क्या उसे हासिल कर पाए, और क्या ईरान ने अपने आप को दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है। ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम एक बार फिर पहुंचे हैं डॉक्टर प्रकाश रे के पास। आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, डॉक्टर प्रकाश के रे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के गहरे जानकार हैं। प्रकाश जी, आपका डीवी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है कि चल क्या रहा है इस लड़ाई में? सही में दुनिया जो देख रही है वही सब है, या अब ये लड़ाई हॉट फेज से निकलकर बातचीत की टेबल पर पहुंच गई है? पाकिस्तान का मसला भी इसमें जोड़ना ही है, हम आगे बातचीत में इसे शामिल करेंगे। अब लड़ाई किस मुकाम पर है? देखिए, एक तो दोनों तरफ से जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, इस तरीके की बातें हमने पहले भी सुनी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी का जो है, एक ही साथ वो कहते रहे हैं कि डील हो रही है तो हमने ईरान को खत्म कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, कर दूंगा, बात कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो अभी भी वो कर, तो और ईरानी उसी तरीके से जवाब देते हैं कि हमने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है, प्रपोजल दे दिया है, लड़ाई के लिए तैयार है, अगर इनको लड़ाई चाहिए इनको। तो अभी हम लोगों के पास ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप ने जो बात कही है कि अच्छी बात और हमने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है जी। और ईरान ने कहा कि हम उस पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और फिर हम पाकिस्तान को उसका जवाब सौंप देंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली उसमें डिटेल्स क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 2-3 है। देखिए, इस लड़ाई में जितने भी देश शामिल हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, सब चाहते हैं कि कुछ समय मिले। ऑब्वियसली ईरान रिसीविंग एंड पे है, उसको उस पर अटैक हुआ है तो वो चाहेगा कि उसको समय मिले और ये बला टले। डोनाल्ड ट्रंप आके फंस गए हैं इजराइल के कहने पे, तो भाई हमको इज्जत से निकलने का कोई रास्ता मिले। अरब के जो देश है, खासकर के जो देश हैं, वो ये नहीं चाहते कि 1 महीने में जो तबाही बर्बादी हुई वो फिर दोबारा हो। जो अभी आपने देखा कि अमीरात पर ईरान ने फिर हमला किया, और वो हमला ईरान को करना ही था, क्योंकि अगर ईरान के हाथ से होर्मुज निकल जाएगा तो फिर ईरान निगोशिएशन में बहुत पीछे छूट जाएगा, वो फिर उसके पास मार्केट और। लेकिन उसमें जब इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम वापस लिया है होर्मुज खुलवाने का डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें बड़ा फैक्टर ये है कि कुवैत और सऊदी अरब ने कह दिया कि हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते, और हमारे नहीं कर सकते। तो अरब भी नहीं चाहते कि ये हो खाड़ी देश, और बाकी दुनिया, मतलब अब हम लोग जैसे भारत में है या साउथ एशिया के दूसरे देश हैं या और यूरोप, जिनको कि ये इसके असर भुगतने पड़ रहे हैं, वो भी नहीं चाहेंगे। तो हर कोई थोड़ा समय चाहता है।
तो मुझे लगता है कि एक तो ये बात, दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सीज फायर का मुझे लगता है कि मामला बन सकता है। लेकिन अब उसमें सवाल यह है कि क्या उस सीज फायर में लेबनान को शामिल करना चाहता है ईरान, क्या उस पर अमेरिका तैयार है इजराइल पर दबाव बनाने के लिए, या यूरेनियम एनरिचमेंट पर जो गारंटी चाहते हैं ट्रंप, वो क्या ईरान कंसीड करने के लिए तैयार है। तीसरा फैक्टर है कि रूस और चीन किस तरीके का दबाव या किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं, अमेरिका से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। आपने देखा कि एक ही दिन में राष्ट्रपति ने बात की डोनाल्ड ट्रंप से, और उप प्रधानमंत्री चीन के और उनके विदेश मंत्री, वहां के विदेश मंत्री और वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी से बात की। तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ईरान युद्ध है, इसके पक्ष में जो समर्थन है, अभी जो कुछ वहां पर अमेरिका में जो पोल्स हुए हैं, वाशिंगटन पोस्ट, एबीसी और इक्सोस के, वो कह रहे हैं कि 36% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि लगभग 3-4 साल लग गए थे इराक वार में इस लेवल पहुंचने में, समर्थन के घटने में, और 10 साल वियतनाम वार में नहीं हुए, और ये हो गया। प्रेशर भी है ऑलरेडी, बहुत सेकंड पार्टी के कैंडिडेट्स और खास जो इजरायली लॉबी समर्थित कैंडिडेट हैं, चाहे वो पार्टी में हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी में हो, उनकी हालत खराब हो रही है प्राइमरीज जो उनके हो रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। जब हम लोग बात को इंग्लैंड में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, स्कॉटलैंड में वहां की जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है उसके लिए वोट हो रहे हैं, और वेल्स में जो पार्लियामेंट है उसके लिए वोट हो रहे हैं, और माना जा रहा है कि लेबर पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, ऐसा प्रोजेक्शन है जी। तो ये, और पहले भी कहा गया है कि अगर ये लड़ाई जून तक चली जाएगी तो मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी का सफाया होना तय है। तो एक फैक्टर वो भी है, पॉलिटिकल प्रेशर, वो भी है जी जी। तो हमें थोड़ा उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी आगे जो भी फार्मूला आएगा, ये ईरान और अमेरिका, इजराइल और ईरान और खाड़ी देशों के साथ जो ईरान के रिश्ते हैं, इसको कोई लंबे समय के लिए उससे गारंटी मिलेगी, ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सीज फायर की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर सीज फायर नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप चीन में नहीं होगी, और चीन की यात्रा उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने ऑपरेशन फ्रीडम की बात की, प्रोजेक्ट फ्रीडम, डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ताकत लगा दी, इसके बावजूद हॉर्मुज से अपनी मनमर्जी के मुताबिक जहाज नहीं निकाल पाए। तो क्या हम ये मान लें कि हॉर्मुज में खास तौर से उस ठिये पर, उस ठिकाने पर अमेरिका एक तरह से मात खा गया है? क्योंकि ईरान तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, उसने तो कह दिया इस पर आपके साथ कोई साझेदारी नहीं होगी। हम लोगों ने जब पिछली बार बात की थी तो आपका कुछ संकेत ऐसा था कि हो सकता है ओमान और ईरान अमेरिका को कहीं उसमें शामिल कर लें, लेकिन अब ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे रद्द किया या स्थगित किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब भी ईरान की मर्जी के बिना वहां से जहाज नहीं निकल पा रहे। इसमें यह भी जोड़ लीजिए कि हमारे जहाज भी अभी तक फंसे हुए हैं वहां पर। हमारे भारत का मीडिया उस तरह से बता नहीं रहा है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो गए हमारे जहाज अभी फंसे हैं वहां पर। तो हॉर्मुज को लेकर शहर और मात, मेरा कहना यह नहीं था कि ओमान और ईरान अमेरिका को उसमें शामिल करेंगे। मेरा यह कहना था कि वो जी ईरान अमेरिका के साथ एक अच्छा बार्गेन लेंगे जी, सौदेबाजी करेंगे। अभी जैसे $2 मिलियन की फीस की बात हो रही है, टोल की, तो जो ईरान वसूल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें कह दें कि भाई अमेरिकी या खाड़ी देशों के या कुछ और आप दोस्त यारों के, आप उनका 1 मिलियन कर दें या $50,000 कर दें, कुछ कर दें, 5 मिलियन 50,000 कर दें। तो मैं उस तरीके के कंसेशन दे दें, कंसेशन देखें, हाँ कंसेशन की पॉसिबिलिटी है, और वो शायद होगी भी।
जी और उसके लिए ईरान ने ऑलरेडी एक नई कंपनी, एक अथॉरिटी बना दी है जो पर्स के लिए जी काम करे। देखें, होर्मुज इतना कंजस्टेड है, इतना छोटा पास है कि वहां पे अगर सपोज करें कि आपका ऑयल टैंकर पास हो रहा है, अगर उसमें एक छोटा सा भी ड्रोन आप मार देंगे तो जहाज बर्बाद हो सकता है। बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बड़ा मिलिट्री वो ले जाएं, युद्धपोत वगैरह ले जाएं, तो अगेन एक मिसाइल, एक ड्रोन उसको बहुत तबाही कर सकता है वहां पे। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि वो जो उस पे सैनिक हैं, या अगर कमर्शियल जहाज है और उस पे नाविक हैं, अगर उनके रहने के क्वार्टर्स में या उन वो जहां पे जमा है, अगर वहां पे हमला हो गया तो लोग भी मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, ठीक है। का नुकसान, लोग भी मारे जाएंगे। और जब वहां पर इतनी स्थिति रहेगी तो बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिस्क ना तो कंपनियां ले सकती हैं, ना इंश्योरेंस कंपनियां ले सकती हैं, और ना ही कोई नेवी ले सकती है। और देखिए, ये भी हम लोगों को फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिकन नेवी जो एक जमाने में हुआ करती थी, आज वो उस हैसियत में नहीं है। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। उनके जहाज पुराने हैं। आपने देखा पीछे लगातार रिपोर्ट्स आई कि वहां पे रहने खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। रिपेयर कराने के लिए इनको कहाँ रहा है, बहरीन ले जाना पड़ा। नाटो के जो देश हैं वो उनके हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक खबर आई है कि फ्रांस का एक युद्धपोत हुर्मुज के आसपास टहलने गया है। लेकिन ये खबर आने से पहले ये खबर भी आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की है। तो हो सकता है कि कुछ दूसरे तरीके के अरेंजमेंट का भी हिस्सा हो, या हो सकता है कि फ्रांस अपने आप को थोड़ा चौड़ाई लेने की कोशिश कर रहा हो। वो इलाका इतना छोटा है। और देखिए, ओमान को हम लोग पूरे बातचीत में, पूरे विश्लेषण में ओमान एक साइड एक्टर के रूप में आ रहा है, लेकिन जो कि है नहीं। ओमान के सुल्तान अभी कुछ दिन पहले इलाके में गए ओमान के, तो आमतौर पे जो वो पहनते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो उसमें वो एक डैगर। लेकिन इस बार जब वहां पर वो गए तो वो और उनके साथ में जो उनके ऑफिसर्स या एसोसिएट्स या सिक्योरिटी जो भी होंगे, वो लोग रिवॉल्वर लेकर गए। और ओमानी डॉक्टर साहब आपकी आवाज थोड़ा टूट गई थी, दोबारा बता दीजिए कौन गया था, आवाज कट गई। ओमान के सुल्तान ओमान में एक इलाके में गए थे अभी पहले, और आमतौर पे वो जाते हैं तो एक डैगर रखते हैं, छुरा रखते हैं, जो उनका ट्रेडिशनल वहां का है। जैसे यहाँ सामने रखते हैं, ओमानी जो है साइड में रखते हैं। तो वो भी और उनके साथ जो लोग थे, जिसमें अधिकारी, उनके सहयोगी, वो सब रिवॉल्वर लेकर गए। तो ओमान के सोशल मीडिया वालों ने कहा कि ये एक सिंबोलिज्म है, क्योंकि वो जो जगह थी वो 1960 के दशक में वहां पे रिबिलियन हुआ था ओमान के सल्तनत के खिलाफ, ब्रिटेन ने उसको किया था। और ओमानियों ने ईरान की मदद, ईरान में उस समय राजा साहब पहलवी मतलब ईरान की मदद से रेबेलियन को क्रश किया था और ब्रिटिश इंटरवेंशन को खत्म किया था। तो हमें और जो जिसको हम लोग संयुक्त अरब अमीरात जानते हैं, वहां पर कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं, बहुत जमाने से चल रहे हैं कि ये तो उपनिवेशवादियों ने ये देश बना दिए हैं, ये तो सब ओमान का हिस्सा है, ये तो ओमान की सल्तनत का हिस्सा है। और अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ओमान के और कुछ अरबी देशों में भी जो अबू धाबी के शेख, मतलब जो अमीरात के राष्ट्रपति हैं, उनकी हरकतों से वो नहीं है, खुश नहीं है। अमीरात के अंदर भी उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, चलती रहती है कि ये ओमान का हिस्सा है। और ओमानी सुल्तान पीछे ऐसे वीडियोस आए कि जिसमें कि ये हाथ मिलाने से मना कर रहे हैं, ओमान के सुल्तान हाथ नहीं मिला रहे हैं। जी। तो ओमान जो है वो आप देखिए कि एकमात्र खाड़ी देश है, एकमात्र अरब देश है जिसने ये जब वो मध्यस्थता कर रहे थे पाकिस्तान के एंट्री से पहले, तो उन्होंने कहा कि यार ये ईरान तो सब मान गया था, ये आपने क्या कर दिया। और उन्होंने कितना एफर्ट लिया। ओमान के विदेश मंत्री अमेरिकी
मीडिया नेटवर्क्स पे लाइव उन्होंने जाके वहां पर इंटरव्यूज दिए कि ये अमेरिका ने ये क्या कर दिया। तो ओमान और ईरान जो है वो एक टैंडम में काम कर रहे हैं। हमने रूस और उसकी बात कही थी। यही बात देखिए, हार जीत की बात मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या, आ गया अचानक से, जिसमें कि सऊदी भी रेडी, कुवैती भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, ये था क्या? देखिए क्या था, दो कारण थे इसके। एक, अमेरिका में रूल है कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं एज ए कमांडर इन चीफ, तो अगर 60 दिन से ज्यादा वो प्रोसेस चलेगा तो आपको कांग्रेस से पड़ेगी। तो जैसे 60 दिन पूरा होने से पहले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस को लिख दिया कि भाई मामला खत्म हो चुका है, सीज़फायर के साथ ही ओवर हो चुका है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो ओवर हो गया। लेकिन तो अब नया ऑपरेशन शुरू रखनी है इनको, तो नया ऑपरेशन शुरू, और इसका गोल बदल दिया, इसका दिया कि हम होर्मुज खोलने जा रहे हैं। और इनका एजेंडा क्या था? इससे पहले इन्होंने अमीरात को कहा कि तुम तेल निर्यातक देशों के ऑर्गेनाइजेशन ओपेक प्लस से अलग हो जाओ। तो इनका एंड गेम ये था कि हम होर्मुज को खुलवा देंगे, जबरदस्त हमारी विक्ट्री हो जाएगी, ईरान जाएगा, और सस्ता अमीराती तेल हम इंटरनेशनल मार्केट में डाल के अब हिसाब से हम तेल मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, और सऊदी अरेबिया, रशिया वगैरह को नुकसान हो जाएगा उससे, क्योंकि उनका दाम नीचे घट जाएगा, और ओमान का भी घट जाएगा। ओमान अभी सबसे ज्यादा महंगा बेच रहा है, तब बहुत आसान चल सकता है। लेकिन और ईरान, इसीलिए ईरान ने एकदम सीधे अटैक किया फुजैरा पर, सीधे, कि ये होने नहीं देंगे। और आपने देखा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया का ये पहला ऑपरेशन होगा कि 24 घंटे में ही करा। तो आप छोटे समय के लिए इसको हार मान सकते हैं, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का, जो हम पीछे के भी उनके अनवरत युद्धों को फॉरएवर वार्स, तो उनका एजेंडा होता है कि उस देश को पंगु कर दो, खत्म कर दो, कि वो खड़ा होने में ही उसको, आज तक देखिए वर्षों लग जाए, लीबिया नहीं खड़ा हो पाया, इराक नहीं खड़ा हो पाया, नहीं खड़ा हो पाया, अफगानिस्तान नहीं खड़ा हो पाया, सीरिया खड़ा हो पाया, भी फेरिस्त बहुत सारे अफ्रीकी देश नहीं खड़े, बहुत सारे लैटिन अमेरिका नहीं खड़ पाए, क्यूबा को जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल इस समय बर्बादी हो, हार को बहुत जल्दी हम क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जरूर है, डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन को डिक्टेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब नहीं कर पाएंगे अपने मर्जी से। डॉक्टर साहब, इसमें भारत की भूमिका पर भी बात करना है, और साथ में हमारे पड़ोसी देश की। पिछली बार जो बातचीत चल रही थी, खूब हवाई जहाज उड़े, इधर से उधर आए गए, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद आए, मार्को रूबियो आए, पाकिस्तान में बातचीत हुई, फिर बातचीत टूटी। अब दोबारा ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने से हमने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद कर दिया, सीज फायर की अवधि बढ़ा दी है, पिछली बार भी किया। क्या सचमुच में पाकिस्तान में ही एक टेबल बिछेगी अंत में सीज फायर, या पूरी तरह से युद्ध रुकने का जो फैसला है पाकिस्तान में ही होगा? और भारत की भूमिका, क्या हम अब भी कहीं कोई भूमिका निभा सकते हैं? कोई हमारी पूछ परख हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो सिचुएशन है, इस मामले में अगर कोई निगोशिएशन होता है, जो अभी प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस अगर आगे निगोशिएशन तक जाता है, उसको पाकिस्तान में होगा। क्योंकि आपने देखा पीछे पाकिस्तान ने सड़क मार्ग भी खोला है ईरान से, और भले उन्होंने अमीरात पर ईरान के हमले की निंदा की, लेकिन अभी भी वो रेस्पेक्टफुली कंट्री ईरान और ये सब बात। और देखें, हम लोग शायद पहले भी बतिया चुके हैं, पाकिस्तान का ईरान के साथ और अमेरिका के साथ खट्टे मीठे संबंध रहे, और उस वजह से दोनों उस पर भरोसा कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को प्यार आया असीम मुनीर पर, वो एक बड़ा फैक्टर,
कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से कोई मंत्री, राजदूत और ये सब बात करने नहीं जाता, उनके दोस्त जाते हैं, उनका दामाद जाते हैं, किसी को भी वो कुछ भी कर देंगे। कम से कम हमारे यहाँ तो अभी भी ये लिहाज है कि भाई राजदूत भी बनाना है तो मतलब से बना पॉलिटिकल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं से भी आदमी निकाल और राजदूत बना देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की ये है कि अब देखिए, अब किसी और पार्टी को अगर इन्वॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो फिर से एक ट्रस्ट वाली बात है, क्या ईरान उसको मानेगा, क्या अमेरिका उसको मानेगा, हम उस देश पर या उसके डिप्लोमेट पे कितना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारे पक्ष में कितना है, नहीं है। और देखिए, हम लोग ये बार बार अंडरलाइन की जानी चाहिए बात कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक ताकतवर मुल्क है, परमाणु संपन्न देश है, और भौगोलिक रूप से वो बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक जगह में बैठा हुआ है। आसिम मुनीर की उम्र कम है, वो लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं। तो कोई भी देश, चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, आप देखेंगे सबने पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव ही है सबका। तो मैं समझता होगा पाकिस्तान में ही। और देखिए, शहबाज शरीफ उतने स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, पता नहीं, मतलब मैं नहीं जानता हूं कि कितने वो हैं, लेकिन उनका एक 2013 का ट्वीट उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे तैरा रहे थे, जिसमें उन्होंने 2013 में कहा था कि जब मैं आऊंगा तब मेरे बारे में तुम लोग फैसला करना, जब मुझे मेरे हाथ में ताकत, मेरे हाथ में कमान है। और मुनीर ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अपने रिलेशन में, या किसी को किनारे लगाना है तो उसमें एकदम हद तक जाने में, जैसे खान साहब को, इमरान खान को जिस तरीके से इन्होंने किया। और वो उसने शायद वो पाकिस्तान में शायद पहला वो जर्नैल होंगे जिन्होंने ये साफ साफ इंडिकेशन दिया कि उनको राष्ट्रपति बनने की या तानाशाह बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर मैं आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो बन ही गए, चीफ ऑफ स्टाफ तो बन ही गए, फील्ड मार्शल हो ही गए, फील्ड मार्शल हो ही गए। तो उन्होंने, अच्छा आप एक चीज देखिए, आसिम मुनीर के तरीकों पे हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर को आप देखेंगे कि वो अपने बयानबाजी में, चाहे बाकी चीजों में, एक वो वीडियो आया था पहले जो हिंदू मुसलमान वाला, एक कहीं पे बिल्कुल वो वीडियो भी नहीं है, कोई पार्टिसिपेंट उसने कहा था, लेकिन अदरवाइज पब्लिकली उन्होंने अपना कंपोजर बना कर रखा हुआ है, और बीच बीच में वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए ऑल्टरनेट भी करते रहते हैं, कभी फौजी ड्रेस में आएंगे, कभी टाई कोट में आएंगे, कभी वो ट्रैक सूट में आएंगे, तो वो तीनों तरीके का वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी आसिम मुनीर मध्यस्थ की भूमिका में बिल्कुल बने हुए हैं। देखिए, रही बात भारत की, आपको याद होगा जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने घोषणा की कि उनके बीच में डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अबू धाबी के शेख 1 घंटे के लिए भारत आए थे, आपको याद होगा, 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल आए थे। हाँ, और उस समय मीडिया में यही रिपोर्ट्स थी, हमारे मीडिया में, इंडियन मीडिया में, कि वो ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग भी एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, डिटेल्स बाद में तय कर लेंगे, बस अभी कर देते हैं कि हम भी डिफेंस डील करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और मतलब हमारी सरकार ने, जो मीडिया रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता हूं कि क्या बातें होती हैं, मीडिया रिपोर्ट, और अगर भारत सरकार के बारे में अगर कोई बात है तो मुझे लगता है कि उसका सबसे बढ़िया स्रोत हमारी मीडिया है। आप जानते ही हैं कि हमारी मीडिया का क्या हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इस तरीके की बड़ी चीजें जो हैं बिना तैयारी के, बिना होमवर्क किए हुए नहीं की जाती हैं, तो उन्होंने नहीं किया। अब उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि दोनों मित्र भी हैं, पर्सनली भी उन दोनों के बीच में घनिष्ठता है, और यूएई के साथ हमारा तीसरा सबसे बड़ा वो बिजनेस पार्टनर है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एयर ट्रैवल के लिए, अभी आप कनाडा में बैठे हुए हैं, शायद आए तो शायद अबू धाबी, शारजाह से ही या दोहा से आप आएंगे, कतर से। तो नहीं, हमारा लेओवर इस लड़ाई की वजह से हमारा लेओवर वहां था, टर्की में, इस्तांबुल में,
वैसे बात सही है, अगर इधर आएंगे तो आपको या तो लेओवर अबू धाबी लेना पड़ेगा या फिर दुबई में लेओवर होगा, और इस समय वहां थोड़ी सी अराजकता है, तो हम इस तरफ से आए थे। जी प्लीज कैरी ऑन। तो अ, उस समय इस चीज को कंपनसेट करने के लिए भारत ने और अमीरात ने एक संयुक्त बयान जो जारी किया, उसमें उन्होंने तमाम चीजें जोड़ दी, इसमें हम सहयोग करेंगे, उसमें साझेदार बनेंगे, ये बढ़ाएंगे, वो कॉपरेशन करेंगे, क्योंकि लगे कि भाई ये हाँ कोई बातचीत डील करने लायक। हाँ। और अब चूंकि ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस है, आना जाना है, अब 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 नया क्या उसमें आप जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ा गया ताकि उनकी विजिट को रेस्पेक्ट दिया जा सके, बिल्कुल क्योंकि भाई कोई किसी देश का राष्ट्रपति आया है तो आपको बिल्कुल, तो कुछ तो होना चाहिए। और उस तरह के बदल में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शायद 16 तारीख को या 15 तारीख को 3-4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, तो पहला पड़ाव उनका अबू धाबी होगा, अमीरात होगा, और फिर वो यूरोप चले जाएंगे, उधर ऊपर नॉर्वे स्वीडन चले जाएंगे। तो लेकिन भारत ने अपने आप को, जैसा हमने पहले भी बातचीत में कई बार मैंने कहा है कि भारत के साथ ये चीज है कि भारत बहुत सारे इंटरनेशनल अफेयर्स में मुझे लगता है कि अब वो अपने आप को पीछे खींच रहा है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, क्वाड के विदेश मंत्रियों की कोई मीटिंग होने वाली है, क्योंकि क्वाड की अध्यक्षता अभी भारत के एक समिट होने, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हैं, भारत को वो आप देख ही रहे हैं वो क्या करते रहे पिछले 1 साल से, तो वो समिट तो हो नहीं पाएगी इंडिया में, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप अभी कम से कम 1-2 साल इंडिया आने की स्थिति में नहीं है, तो विदेश मंत्रियों का ही करके और निपटाया जा रहा है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि भारत क्वाड जो है पहले से ही इनइफेक्टिव था, मैं उसको तो प्रेस रिलीज पहले दिन से कह रहा हूं, और अब आज के दिन में वो आउटडेटेड है। दूसरा कि अभी आपने देखा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में राजनाथ जी ने कहा कि आतंकवाद का धर्म वगैरह नहीं होता और मुल्क नहीं होता, देश नहीं होता, देश भी नहीं होता आतंकवाद का। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके 1 साल पूरे होने पर जो बातें कही, उसमें पाकिस्तान को उस तरीके से, और हमारी जो आक्रामक मीडिया ऐसी घुस गई थी, वो भी अब उस तरीके से पाकिस्तान को नाम नहीं ले रही है। आप वहां पे पता नहीं आपने न्यूज देखोगी, आज हमारे अखबारों में छपा है कि भारत ने अपनी खेल नीति को स्पष्ट किया है पाकिस्तान को लेके, और पाकिस्तान को बहुराष्ट्रीय होंगे, खिलाड़ी हमारे यहाँ आएंगे, पॉलिसी पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन की तरफ शायद बढ़ रहे हैं, भले उसकी गति। आवाज टूट रही है डॉक्टर साहब, आवाज जा रही है आपकी थोड़ी सी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स वाला तो आपने सुना, स्पोर्ट्स वाला, तो मैं ये कह रहा हूँ वो पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो मुझे लगता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान के साथ हम लोग भी बढ़ रहे हैं, और शायद हम डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल जो मैंने कहा कि आज फिर तुम पे आया है, तो वो कहानी उधर चल रही है, लेकिन हम मतलब डोनाल्ड पाकिस्तान के साथ हम इसलिए रार नहीं बढ़ा रहे कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए, एक फैक्टर वो है, डेफिनेटली एक फैक्टर। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि ईरान के मसले में, ईरान की लड़ाई के मसले में हम लोग जो हैं कुछ और कारणों से भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति। पहली चीज, युद्ध से पहले प्राइम मिनिस्टर की यात्रा, इजराइल के साथ दोस्ती, अबू धाबी के साथ, अमीरात के साथ दोस्ती, इन सब चीजों से ये है कि जो ईरान है वो आप पर भरोसा नहीं कर सकता है, 100% नहीं कर सकता। अमीरात से सऊदी अरब के अपने टेंशन हैं। अभी आपने देखा कि सूडान वाले ने कहा कि हमारे हवाई अड्डे पे जो हमला हुआ है अमीरातियों ने किया, इथोपियंस ने किया है। यमन में जो इनकी लड़ाई, इनकी आपस में जो खनबन हुई और 24 घंटे के अंदर वहां पे
अमीरात की दुकान बंद कराई बिन सलमान ने, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने। तो अगर हम अमीरात के अगर करीब हैं तो बिन सलमान हम पे भरोसा नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप 1 साल से हम लोगों का क्या कर रहे हैं वो हम पे तो भरोसा क्या नहीं कर सकते। नहीं हो तो डॉक्टर साहब, क्या ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि हम, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि हमारी विदेश नीति की विफलता है कि हम पूरी दुनिया का भरोसा खो चुके हैं, ना इधर के रहे ना उधर के सनम। देखिए मैं मतलब उस तरीके से जजमेंट नहीं देना चाहता हूं। हमेशा ये जो लगता है एक चीज कि शायद हम चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि शायद हम उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, उतने क्षमतावान नहीं हैं कि हम ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये जो समंदर है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी भी इधर ज्वार भाटा आ जा रहा है, कभी सुनामी आ जा रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति को करने के लिए आपके पास बहुत कॉम्पिटेंस चाहिए, बहुत डिप्लोमेटिक कॉम्पिटेंस चाहिए। लेकिन वो हमारे पास नहीं है। जो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि होगी भी कैसे। आप आधे टाइम हमारा विदेश मंत्री भी चुनाव में लगे रहते हैं, उनको लव जिहाद पर भी बोलना है, उनको राहुल गांधी पर भी बोलना है, उनको ये पार्टियां उनको भी कोसना है, मध्यस्थता को दलाली भी कहना है। डॉक्टर साहब, मध्यस्थता को दलाली भी कहना है। मतलब वो इतनी फालतू बात है। आप सोचिए सर, एक जमाने में आपको याद होगा, उस समय आप लोग पत्रकार थे, हम लोग तो नहीं थे, जब ये श्रीलंका का सब कुछ चल रहा था तो सारी बातचीत नॉर्वे में हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोगों ने अपने टाइम में देखा कि अफगानिस्तान को लेकर जितनी बातचीत हो रही थी वो दोहा में हो रही थी। इवन की दोहा में के भी ऑफिसेस खुले और वहां पे बातचीत करना, मैसेजिंग करना, इधर करना उधर करना। कुछ देश हिस्टोरिकली, नॉर्वे आपको याद है सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो था, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल था। ईरान न्यूट्रल था, इसलिए तेहरान कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रिटेन और चर्चिल और थे और स्टालिन के बीच में। तो कुछ देशों को न्यूट्रल या कुछ देशों को थोड़ा आगे जाके करना पड़ता है इतिहास में। और कई ऐसे उदाहरण हैं जब छोटे देशों ने किया है, जैसे स्विट्जरलैंड एक बहुत बड़ा उदाहरण है सेकंड वर्ल्ड उदाहरण है। तो मैं नहीं समझता कि आप ये दलाली है। और नेहरू युग से हम लोग तो इस तरह की मध्यस्थता, डॉक्टर साहब, नेहरू युग से हम लोग मध्यस्थता करते रहे हैं, कितने बड़े बड़े लड़ाइयों, कोरिया युद्ध में, मिस्र इजराइल संघर्ष में, कहां अभी जो वियतनामी राष्ट्रपति आए थे हमारे देश में, शायद चले गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि नेहरू तुरंत पहुंच गए थे। और आज मैं एक दूसरे पॉडकास्ट में याद भी कर रहा था कि वियतनाम की फाइनल लड़ाई जीतने से पहले ही हो ची मिन का देहांत हो गया था। लेकिन हो ची मिन कहते थे कि हम भी महात्मा गांधी के शिष्य हैं, इससे ना कम ना ज्यादा, भले हमारा रास्ता कुछ है जो भी है, लेकिन हम भी महात्मा, यही कहते थे। और वो बहुत फेमस फोटोज हैं जब हो ची मिन हिंदुस्तान आए थे, तो एयरपोर्ट पे लेने के लिए उनको देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे लेने के लिए। और उसमें फोटो हुमाई वायरल वाला थी ना, वो लेडी जो पहली फोटोग्राफर, पहली फोटो जर्नलिस्ट हुमाई वायरल वाला, बिल्कुल। हाँ, देश की पहली फोटो जर्नलिस्ट। तो उन्होंने महिला फोटो, उन्होंने कमाल की तस्वीरें एयरपोर्ट पे खींची। उसमें एक तस्वीर जो है उसमें रिलीज नहीं की गई, वो तस्वीर बाद में रिलीज की गई, मैंने भी कई बार शेयर किया है। उसमें क्या है कि हो ची मिन बीच में है, इधर राजेंद्र प्रसाद हैं, इधर पंडित नेहरू हैं, और
हमारे राष्ट्रपति का हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं वो हो ची मिन्ह, और अजीब नजर हो से ची मिन्ह। नेहरू को देख रहे हैं। और हाँ, और ओहो। नेहरू का हाथ ऐसे है कि उनकी दाढ़ी के साथ कुछ नेहरू वो कर रहे हैं, अच्छा, मजाक कर खेल रहे हैं। रहे हालांकि खेल असली रहे कहानी ये नहीं, हाँ, असली वो कहानी ये उस नहीं है, एंगल से फोटो आ गया होगा। फोटो इस एंगल। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये सोचें, आज भी हाथ मिलाने, गले मिलने एक सर्टेन उसमें, उसके अलावा बॉडी टचिंग को बहुत ढंग की डिप्लोमेसी नहीं मानी जाती है, मतलब बिल्कुल अच्छा बिल्कुल नहीं माना सही बात, जाता है। आप सही मान बात। लीजिए कि दो देशों के प्रधानमंत्री हैं तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग दोस्त तैयार करते हैं आपस में। लेकिन बिल्कुल आप सोचिए कि वो उस समय तो पूरा वियतनाम भी नहीं था, छोटा वियतनाम था क्योंकि नाम का विभाजन सही था। बात है। वो हाँ, आपकी ऐसे पकड़े हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और पंडित नेहरू एकदम सही उसके बात। बगल में एकदम सटे हुए। ये दिखाता है कि वो कॉलोनियलिज्म, गुटनिरपेक्षता, वो एक दुनिया, भविष्य की दुनिया बनाने के जो सपने हैं, उसमें भारत की क्या उसमें भूमिका हम हो कहाँ सकती है, खड़े थे, भारत का क्या क्या, भूमिका थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका वो एक, डॉक्टर साहब एक उसका आखिरी, एक वो प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम वहां से चलते चलते आज यहाँ आ गए कि हम झप्पी पप्पी, गले लगना, बेवजह हंसना, खीखी करना, हम सीधे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उतना सब करके भी हम क्या हासिल कर पाए, अभी आपने बता दिया कि हम दुनिया का भरोसा खो चुके हैं, हम पर कोई भरोसा नहीं करा, हमारे मित्र और शत्रु तो करने वाले हैं ही नहीं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, आपने भी उसे साझा किया है शायद, कि अब तक कितनी लड़ाइयां, कितने कितने साल, कितने दिन चली हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोरिया युद्ध और वियतनाम और जाने क्या क्या, लंबी फहरिस्त। उसमें सबसे आखिर में ट्रंप ने अपनी इस लड़ाई के शायद 6 हफ्ते लिख रहे हैं क्या, हाँ 6 हफ्ते लिखा उसमें, 6 वीक। छह हफ्ता तो है या क्या ये 6 दिन है? जी 6 दिन, नहीं, 6 दिन 6 दिन लिखा नहीं, है, शायद पता छह नहीं 6 हफ्ता हफ्ता जब। अच्छा हो, अच्छा, जो भी है। हाँ, 6 हफ्ते तो हो गए ना लड़ाई को, ज्यादा ही हो गए ना अब तो, इसलिए शायद 6 वीक लिखा है ट्रंप दो ने। महीने से, वे दो ये महीने साबित से ज्यादा होगा, है, 2 महीने से, वही तो दो मैं कह रहा महीने हूँ, से 2 महीने से होगा। ज्यादा हो गए। 28 फरवरी को शुरू हुई थी लड़ाई। तो ट्रंप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अमेरिका के इतिहास का सबसे महान राष्ट्रपति हूं? तमाम राष्ट्रपतियों ने वर्षों और महीनों लड़ाइयां चलाई हैं, वियतनाम युद्ध बहुत लंबा चला, और जहां जहां अफगानिस्तान युद्ध तो बहुत लंबा चला। तो अब ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से इस लड़ाई को अपने खाते में जोड़कर कि मैंने सबसे कम दिनों में एक लड़ाई जीत ली है, जीत की पगड़ी अपने सिर पर रख के निकलना चाहते हैं, ये मान लिया जाए। नुकसान की भी बात इसमें जोड़ लीजिए, अमेरिका के एक बड़े अखबार ने देखिए पूरा विस्तार से जी वो तो देखिए, हर नेता चाहेगा कि उसकी लिगेसी में कुछ कुछ चीजें जुड़ जाएं और माहौल बना ले, या जी जीते जी अपने छाती पीट ले कि यार बहुत बढ़िया हमने कर दिया। लेकिन जैसा अमेरिका में कुछ लोगों ने, अमेरिकी सोशल मीडिया वालों ने लिखा है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग का धंधा बन गया है। बिल्कुल सही और है। जब हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो खुद इन्हीं का है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें ईरान युद्ध को लेके 4 काउंट्स का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसमें कि उन लोगों ने ईरान वार के बयानबाजी से 2.6 अरब डॉलर रुपए बनाए हैं, मतलब 2600 अरब रुपए अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो। ट्रंप के आपने ट्वीट देखा मात्र कि से हो जा रही है मतलब, इंटरनेट ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, ट्रंप सुबह कुछ तो ट्वीट करते हैं, और मार्केट उठता है, और अगला ये ट्वीट गिरा देता है। और ये बात बहुत लंबे समय से कही जा रही है, इवन ईरान वार से ही नहीं, टैरिफ के जमाने से, जब ये टैरिफ पिछले साल कर रहे थे बिल्कुल कि बिल्कुल आज बढ़ा दिया, आज घटा दिया, फिर इस पर और लगा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग से पैसा कमा रहे हैं, और खुद इन्हीं की। देखिए, सवाल ये है कि खुद उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंक्वायरी करना पड़ रहा है, इतनी गंभीर बात है। अब एक आपको इतनी इसमें गंभीर छोटा सा बात। एग्जांपल दे दूं। टैरिफ आया, टैरिफ हुआ। अब हुआ कि टैरिफ को हो सकता है कि कोर्ट पलट दे, जो कोर्ट ने पलट दिया वहां पे। तो उससे पहले जो वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी है, वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव लटनिक, उनके बेटी की जी कंपनी है, बेटों की कंपनी है,
उसने क्या किया कि जिन कंपनियों ने टैरिफ दिया था ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपने $1 टैरिफ दिया है, आपको उम्मीद है कि कल को सरकार को इसको लौटाना पड़ेगा कि क्योंकि सरकार ने ये गलत लगाया है, तो उस $1 को इन्होंने 25 सेंट में, 30 सेंट में, 40 सेंट में, 10 सेंट में खरीद लिया और उनको कैश दे दिया। अब इनके पास टैरिफ का वसूली कागज आ गया। अब जब वापसी हो रही है तो 25 सेंट इन्होंने खर्च किया, अब इनको $1 मिल रहे हैं और कमाई हो रही है। ग्राहक लूटा गया। तो ईरान पहला, तो ईरान युद्ध भी क्या ईरान युद्ध भी क्या धंधे के लिए शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने? सर, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले दिन से, पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तब भी, उससे पहले आर्ट ऑफ डील वो लिख चुके हैं किताब, और हर इंटरव्यू में वो और अपने कैंपेन में बोलते थे कि मेरे से ज्यादा डील करने वाला कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा पैसा बनाने वाला कोई नहीं है। और कुछ हद तक उनकी बात सही भी है, हालांकि वो बहुत झूठ बोलते हैं अपने बिजनेसेस के बारे में, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सिस्टम का बहुत लूपहोल्स, और वो बोलते हैं कि अमेरिकी कानून में, फाइनेंशियल कानून में जो है कमियां थी, मैंने उसका फायदा उठाया, बिकॉज आई एम स्मार्ट मैन। फायदा उठाया आपके कानून, आपका कॉर्पोरेट कानून अगर उसमें लूपहोल्स है, मैं फायदा उठा रहा हूं क्योंकि मैं स्मार्ट हूं। तो देखिए, जो अगेन, अब तो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑलमोस्ट ग्लोबली ये तो हमारी पॉलिटिक्स के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू तो हो ही गया ना, कि ये बहुत क्लोजली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के साथ जुड़ गया है, ये बहुत ज्यादा ही इंटेंगल्ड हो गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रीट फाइटिंग, स्ट्रीट में जो गुंडागर्दी होती है, जो छोटे लेवल पे माफियासी है, बड़े लेवल पे माफियासी है, कॉर्पोरेट क्राइम्स हैं, कॉर्पोरेट लूट है, के साथ हमारी पॉलिटिक्स जो है बहुत ज्यादा वो होती जा रही है। प्रोसेस तो यहाँ से नहीं शुरू, लेकिन वो एक अभिशाप हमारी दुनिया पर तो अभी है ही, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा ज्यादा माल कमा ले रहे हैं या उनके लोग। जी, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। ईरान अमेरिका की लड़ाई के बहाने से बहुत सारी दुनिया में चल रही गतिविधियों पर आपने हमसे बात की। हमारे दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जी प्लीज, एक लाइन सर जोड़ दूंगा। राष्ट्रपति जब ये इलेक्ट हुए थे 2024 के नवंबर में, उस समय से और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति, पर्सनल संपत्ति 3 गुना बढ़ चुकी है। ओह जी, उसमें इस तरह की लड़ाई का भी योगदान है, इसके पीछे इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब भी है। तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की लड़ाई छेड़कर एक तो खुद बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने अपना धंधा चोखा कर रखा है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई कब खत्म होगी इस पर हमारी नजर रहेगी। और डॉक्टर प्रकाश गेरे का मानना है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान एक बड़ा प्लेयर है। हो सकता है इस जंग का खात्मा पाकिस्तान में ही किसी बातचीत की टेबल पर हो, लेकिन भारत को भी अपनी विदेश नीति के बारे में विचार करना चाहिए कि उसकी भूमिका भी दुनिया की बड़ी घटनाओं में अहम बनी रहे। इस दिशा में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय कुछ काम करें, ऐसा मशवरा डॉक्टर प्रकाश गेरे का है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।